स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस ग्रे की फेमस पोइम, जिनकी वजह से उनको वेल नोन मतलब फेम पा चुके थे, वो उस पोइम को हम डिस्कस करते हैं। ये पोइम आपकी काफ़ी लॉन्ग है, इसको हम 3-4 वीडियो में तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे ताकि आपको इजीली ये पोइम समझ में आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये पोइम आप अच्छे से स्टडी ही करना, क्योंकि इस पोइम की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इन फर्दर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। तो हम इस पोइम को स्टडी करते हैं। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड है। चर्च यार्ड का से मतलब होता है यहाँ पर कब्रिस्तान से, चर्च के पास में पाए जाने वाले कब्रिस्तान को यहाँ पर चर्च यार्ड बोला है। ये पोइम मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। 1750 में इसको लिखा गया, उसके बाद में इसको 1751 में इसको पब्लिश किया गया। अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इस पोइम को स्टडी करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड wind slowly over the lea, the plowman homeward plods his weary way and leaves the word to darkness and to me। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू का मतलब होता है घंटियाँ, ठीक है। घंटियाँ टॉल्स मतलब बजती हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल मतलब किसी की डेथ होने पर चर्च में जो घंटियों को बजाया जाता है वो घंटियाँ बज रही हैं। और वो किस बात का, टॉल्स मतलब बजना, और नेल का मतलब होता है किसी की डेथ होने पर। कर्फ्यू का मतलब है घंटियाँ, जो चर्च की घंटियाँ। तो जो चर्च की घंटियाँ हैं वो बज रही हैं, ठीक है। और वो किस बात का संकेत दे रही है कि पार्टिंग डे के दिन अब ख़त्म होना जा रहा है, कि अब शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। जैसे हम भी बोलते हैं, हमारे जनरल हमारे हिंदू में ये बोलते हैं कि मंदिर में घंटी बज गई, चलो अब रात हो जाएगी, तो हम अपना वो काम छोड़ के घर की ओर आ जाते हैं। इन द सेम वे फॉरेन कंट्रीज़ में चर्च की जो घंटी बजती है उससे ये इंडिकेशन लगाते हैं कि अब रात होगी, अब हमें घर अब लौट जाना चाहिए। तो इन द सेम वे जैसे हमारे यहाँ पर मंदिरों में घंटी बजती है तो वो शाम के समय बजती है, उसके बाद में लेट नाइट स्टार्ट हो जाती है, तो उसी बात का यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब यहाँ तक ये लाइन हो गई। अब द लोनिंग हार्ड बाइंड स्लोली ओवर द ले, अब यहाँ तक ये अलग है। लोनिंग हार्ड, लोइंग हार्ड का मतलब है धीरे धीरे, लोइंग हार्ड मतलब धीरे धीरे थके मांदे, धीरे धीरे थके हारे जो मवेशियों के झुंड, हर्ड मतलब झुंड है। ओवर द ली किसकी तरफ आ रहे हैं, चरागांव की तरफ आ रहे हैं। ओवर द ली का मतलब चरागांव की तरफ वो आ रहे हैं। तो जो थके हुए, जो लोइंग हार्ड हैं, जो थके हुए जो मवेशियों के जो झुंड हैं वो किसकी तरफ आ रहे हैं, चरागांव की तरफ। और हवा कैसी चल रही है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे हवा चल रही है। तो ये दोनों लाइन हो गई आपकी। अब द प्लाउमैन होमवार्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, अब प्लाउमैन होता है किसान जो हल चलाते हैं। होमवार्ड्स, अब यहाँ पर देखो ये प्लाउमैन का किसकी तरफ आ रहा है, थका थका अपने रास्तों की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो वियरी वे लेता है, उसको रास्ता थका लगता है। इसका मतलब ये है कि उसको एक्चुअली में होता है क्या, रास्ता थका हुआ नहीं है, लेकिन वो खुद जो प्लाउमैन है, जो फार्मर है, वो थका हुआ, इसलिए यहाँ पर उसने वियरी वे रास्ते को थका हुआ माना है। तो ये बात है कि जो किसान है वो खुद थका हुआ आ रहा है, इसलिए उस रास्ता भी थका हुआ नज़र आ रहा है। प्लॉट्स अपने पैरों से वो आ रहा है, प्लॉट्स मतलब अपने पैरों से आ रहा है। होमवार्ड किसकी तरफ आ रहा है, अपने घर की तरफ वो आ रहा है, धीरे धीरे थका हुआ वो अपने पैरों से घर की तरफ आ रहा है। एंड लीव्स, और छोड़ दिया जाता है द वर्ल्ड टू डार्कनेस, ये जो जैसे ही शाम का समय 6-7 बजते हैं उसके बाद में रात बढ़ती चली जाती है, तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो पोइट बोल रहा है अब ये पूरा वर्ल्ड है वो डार्कनेस में चला गया, और एंड टू मी, और मैं खुद भी, वो पोइट है वो अभी भी वहीं कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और उस डार्कनेस को फील कर रहा है, उसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि सब लोगों के लिए डार्कनेस हो गई, संसार के लिए डार्कनेस हो गई, और खुद मेरे लिए भी डार्कनेस हो गई है। तो टाइम जोन है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और टाइम हमेशा वो 6 से 7 का बीच का जो टाइम जोन है उसकी बात यहाँ पर पोइट के द्वारा की गई है। तो हम अब जो स्टेंजा हैं उनको फिर से स्टडी करते हैं कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो चर्च में बजने वाली जो घंटी है
जो दुख के समय में जब किसी की डेथ हो जाती है तब बजती है, तब वो जो घंटी है वो दिन के समाप्त पार्टिंग डे, दिन के ख़त्म होने की बात बताती है। उसी तरह लोइंग हार्ट्स जो थके हारे मवेशियों के झुंड आ रहे हैं, वो भी किसकी तरफ, चारागाह से आ रहे हैं, ठीक है। और जो हवा है वो भी धीरे धीरे चल रही है, और जो किसान है वो भी थका हारा हुआ अपने घर की तरफ आ रहा है, और पूरा जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस में चला गया। एक तरह से आप खुद भी अपने, जब टाइम मार्च जून का महीना चलता है तो उस टाइम जून को अगर अपने सामने रखो तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि वो टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट वही बता रहा है पोर्ट जो हमारे यहाँ हो रहा है। हम भी उस टाइम जोन से गुजरते हैं, हम भी वेट करते हैं कि किस तरह से खेतों में से वो आ रही हैं, किस तरह से अब किसान आ रहा है। तो वो सभी चीज़ें जो जो पोइट ने यहाँ पर हमें बताई हैं, वो सभी चीज़ें हम भी एक इमेज हमारे अंदर, हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर की सेट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टडी करते हैं। Now fades the gleaming landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the vital wheels is droning flight, and drowsy tinkling lull the distant folds। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है नेक्स्ट स्टैंजा में, नाउ अब फेड्स, देखो अब यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ग्लीमिंग लैंडस्केप है, जिसको ऑन द साइड, जिसको क्या हो, जो जो चमकीला, ग्लिमरिंग मतलब जो चमकीली धरातल था, लैंडस्केप जो धरातल था, जो चमकीला धरातल पोइट ने देखा था, ठीक है, ऑन साइड जिसने वो देखा, अब वो कैसा हो गया है, फेड हो गया, अब वो थोड़ा धुंधला हो गया। जो चीज़ उसे सुंदर दिख रही थी थोड़ी देर पहले, वो ऑन द साइड जब वो देख रहा था तब वही चमकी हुई चीज़ नाउ फेड्स, धुंधली हो गई। क्यों? क्योंकि शाम का टाइम जैसे हम अभी भी 5:30 बजते हैं, फिर 6 बजे तो पूरी का पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर बस उसी तरह का एक टाइम जोन का ये क्रिएशन हुआ है। एंड ऑल द एयर इज सोलमन स्टिलनेस, और सभी तरह की हवा, जो हवा चल रही है, ए सोलमन, सोलमन इसका मतलब है, सोलमन के एक गंभीर सीरियस स्टिलनेस, शांति होल्ड्स, छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि शाम के समय एक गंभीर शांति छाई हुई है। सेव वेयर द बीटल वेयर हिज ड्रोनिंग फ्लैट। अब यहाँ पर पोइट बोलता है सेव, मतलब यहाँ सेव का मतलब है इनको छोड़कर, मतलब शांति छाई हुई है। लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाम के टाइम भी अपनी चहचहाट लगती हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे अदर चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो भी उस टाइम जोन में चाहे कितनी भी पीसफुल टाइम जोन हो, लेकिन उसमें भी वो आवाज़ करती है। तो यहाँ पर पोइट सेव का मतलब है उनको छोड़कर। किन को छोड़कर? बीटल एक तरह का कीड़ा होता है, मोटा सा कीड़ा होता है, और जो जो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, हम उसको जानते हैं व्हील्स है, और जो अपने पंखों के द्वारा ड्रोनिंग फ्लाइट जो उड़ रहा है, ड्रोनिंग अपने पंखों के द्वारा इधर से उधर उधर उड़ रहा है, और वो जो शांति है उसको भंग कर रहा है। ड्रोनिंग फ्लैट उसके जो पंख होते हैं उनको। एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द स्टैंड फोल्ड। ड्राउजी मतलब उन्नीदी जो हमारे क्या होते हैं, ड्राउजी का मतलब एक तरह से होता है कि जो मवेशी शाम के टाइम पे जो आ चुके थे, तो कई जहाँ हम भी क्या होता है, जैसे हमारे जानवरों के गले में घंटी बांध देते हैं, तो यहाँ पर बात उसी घंटी की हो रही है कि जो थक गए थे वो जानवर, अब वो बैठे हुए हैं अपने, जहाँ भी वो बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ से वो ड्राउजी हुई। अब वो क्या है, उम्मीदें हैं। टिंकलिंग मतलब उनकी जो घंटी गले में थी उसकी बजनाहट की, उसकी घनघनाहट की आवाज़। टिंकलिंग मतलब उसकी घनघनाहट की, उसकी आवाज़। लल द डिस्टेंट फॉल, दूर तक सुनाई दे रही, वो भी दूर तक सुनाई देती हुई। लल द मतलब वो भी शांत होती, डिस्टेंट फॉल मतलब दूर से, और वो भी शांत होती दिख रही है। मतलब कभी कभी जो उनकी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है वो भी धीरे धीरे शांत हो रही है। लल का मतलब है शांत होना, लल का, और टिंकलिंग का मतलब उसकी आवाज़, और डिस्टेंट फोल्ड का मतलब दूर से। अब इसको हम दोबारा स्टडी करते हैं कि नाउ फेड्स द ग्लीम, जो जो धरातल जो थोड़ी देर पहले पोइट को चमकीला दिख रहा था, वो अब उसकी आँखों को धुंधला दिख रहा है। एंड और जो हवा जहाँ चारों तरफ चल रही थी, जो अब गंभीर शांति उसने धारण कर रखी है, और जो एक बीटल है, एक इंसेक्ट है, वो सिर्फ अपने पंखों से फड़फड़ाता हुआ आवाज़ कर रहा है। एंड ड्राउजी, और उन्नीदी, और जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो घंटी की आवाज़ है, जो गले में उनकी घंटी की आवाज़ है,
वो भी क्या हो रही है, वो भी बस के थोड़ी दूर से सुनाई दे रही है और वो कभी कभी शांत भी हो जाती है। मतलब दूर से सुनते हैं लेकिन वो शांति वो भी धीरे धीरे शांत होती जा रही, लल मतलब शांत होती जा रही है। तो इस तरह से कहने का मतलब है पोइट का कि कुछ चीज़ें चाहे हम कितनी भी शांत एटमॉस्फेयर लेकिन उसमें भी आवाज़ करते हैं, वो अपनी जो प्रीसेंस है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टडी करते हैं, चलते हैं। Save that from yonder ivy metal tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary wren। अब यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि सेव दैट फ्रॉम योंडर, योंडर का मतलब है इशार। अब ये दो चीज़ तो ये हो गई, एक तो उनकी जानवरों की घंटियों की आवाज़, दूसरा बीटल पक्षी की इधर उधर से उधर उड़ना, उसकी ड्रोनिंग फ्लाट से आवाज़ करना। और इनके अलावा और भी चीज़ों का जो पोइट यहाँ पर मेंशन कर रहा है, तो उसी नेक्स्ट स्टैंजा में उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेटल टावर। सेव मतलब अब इनके अलावा भी, इनके दोनों के अलावा भी वो इशारा करता है, योंडर मतलब इशारा करता है। ठीक है, योंडर इशारा करता है आईवी मेटल टावर, उस आईवी मेटल टावर की तरफ, जो मतलब चर्च का जो इस तरह का जो वो रहता है ना, वो इस तरह का गुम्बदनुमा जो टावर रहता है उसकी बात की गई कि उस टावर की जो चर्च का इस तरह का जो टावर है उसकी यहाँ पर पोइट ने बात की। तो वो बोला कि पोइट योंडर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। द मोपिंग ऑल और दुख, मोपिंग ऑल का मतलब है, मोपिंग ऑल का मतलब है दुख भरा, दुख से पूर्ण एक उल्लू है, डस टू द मून का, और वो चंद्रमा को क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो उस पर बैठा है और चंद्रमा की तरफ देख रहा है, तो इस तरह लग रहा है कि वो उससे कुछ शिकायत कर रहा हो। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से उस टाइम के जो एटमॉस्फेयर क्रिएशन है उसको यहाँ पर बताता है, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। हम उसी से हमें एक तरह से, जैसे हम इस पोइम को स्टडी करते जाते हैं तो हम खुद ऐसा लगता है कि पोइट की जगह हम खुद ही बैठ गए हैं उस कब्रिस्तान में। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेटल टावर, सेव फ्रॉम, अब यहाँ पर बोला है कि वो इशारा करता है उसकी तरफ, वो कंप्लेन करता है ऑफ सच एस, किस तरह से कर रहा है वो, एज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट। वैंडरिंग का मतलब एक वंडर होता है आश्चर्य वाला, और एक वैंडरिंग होता है, वैंडरिंग का मतलब होता है इधर से उधर घूमना, कि ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सीक्रेट जगह है, वो जो सीक्रेट वावर, जो उसके सीक्रेट रहने की जो जगह वावर, सीक्रेट हर इस उल्लू को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और यहाँ पर बोलो जो सीक्रेट वावर, उसकी जो गुप्त रहने की जगह है उसमें कोई इधर उधर घूम रहा हो। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, और हो सकता है मोलेस्ट मतलब उसको हानि पहुंचा रहा हो, हर एंशियंट सॉलिटरी उससे अकेले रहने की, शांत जगह में रहने की जो उसकी प्राचीनता से चली आ रही जो चीज़ जगह थी उसमें कोई इधर से उधर घूम रहा है, तो वो कि उसकी वो शोक मना रहा है, कौन, उल्लू। तो यहाँ पर जो वंडरिंग कर रहा है ना इधर से उधर, वो कोई और नहीं, वो पोइट ही है, और वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है इस आउल की जो कंप्लेन है वो मेरे खिलाफ ही की जा रही हो। तो ये आपका थर्ड स्टैंजा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। Beneath those rugged elms that you trees sad, where heaps the turf in many a maundering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefather of the hamlet sleep। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है, अब पोइट क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उसने जो कब्रें देखी हैं वो बहुत ज़्यादा कब्रें सिंपल हैं, तो ऐसी सिंपल कब्रें भी क्यों हैं, ऐसा किन लोगों के, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो उसको कुछ कब्रिस्तान में, चर्च के कब्रिस्तान में कुछ सिंपल लोगों की कब्रें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर पोइट उन्हीं कब्रों की बात कर रहा है। बीनीथ दोज रगड एल्म्स, बीनीथ मतलब नीचे, रगड़ मतलब खुरदरे, एल्स होते हैं पेड़ होते हैं एक तरह से, एल्स एक पेड़ तरह का होता है, ह्यू ट्री होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उन पेड़ों की छाया के नीचे। वेयर बीनीथ दोज रगड़, एक तो जो पेड़ ऐसे हैं जिनके खुरदरे हैं, ठीक है, खुरदरा तना है, दूसरे पेड़ ऐसे हैं जो हमेशा छायादार रहते हैं उनकी नीचे। वेयर जहाँ पर ही द टर्फ इन मैनी माउंड्री कीप, तो वहाँ पर वो कई सारी
हीप द टर्फ इन मैनी माउंटेन हीप, उसे कई सारी मतलब यहाँ पर इस तरह का भी कुछ लोगों की कब्र एक सिर्फ मिट्टी का ढेर ही बना दी गई है। तो यहाँ पर बोर्ड बोल रहा है कि उसे कई ढेर मिले, उन पेड़ों के नीचे उसे कब्रों के छोटे मोटे अनेक ढेर मिले। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी उस छोटी सी जो सेल है, जो गुफानुमा जो कब्र है, उसमें हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, यहाँ पर ये बस ये शुरू से ये बोलता है कि ये कब्र हैं, लेकिन लास्ट में बोलता है कि रूड का मतलब यहाँ पर सीधे साधे लोगों के लिए। फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, दूर के जो गांव है, जो ये पास का जो गांव है, इसमें से जो इनके पूर्वज हैं वो इस कब्रों में सोए हुए हैं। मतलब जो सिंपल और सादे जो लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, उनके ही पूर्वज इन कब्रों में सोए हुए हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो उनकी कब्रें हैं वो सिर्फ इस तरह से हैं, सिंपल है, ऐसे बना दी या फिर ऐसे बना दी। तो ये बस उन्हीं कब्र, उन पर किसी तरह का कोई डेकोरेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल इन प्लेन वे में इन्होंने अपनी जो कब्रें बताई हैं। तो वहाँ ऊंची की बात की गई है। ठीक है, अब हम इसको पूरा पढ़ते हैं। बीनीथ दोज रगलन्स, ऐसे इन खुरदरे जो एम्स के पेड़ हैं इनके नीचे, एंड और जो सदा ह्यूमन ट्री जो हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ों की छाया के नीचे, जहाँ पर हीव्स द टर्फ इन मैनी, ये मोल्डरिंग रीप, जहाँ पर कई सारी कब्रों के ढेर लगे हुए हैं, मतलब हीप्स हैं, मतलब एक तरह से ढेर नुमा है। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपनी इस छोटी सी गुफा में, फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए लेटा हुआ है। और ये जो कब्र हैं वो सीधे साधे पास के गांव के रहने वाले लोगों के पूर्वजों की हैं, और वो ही इन कब्रों में सोए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की स्टडी करते हैं। फोर फादर का मतलब है यहाँ पर फोर फादर पूर्वज, रूड का मतलब यहाँ पर सीधे साधे हैं, हेमलेट का मतलब है उस गांव के पास के जो गांव है वहाँ के जो लोग, विलेज के लोग हैं। ह्यूमन सदा हरी भरे रहने वाले, हीप्स ढेर होता है, और मैनी मॉडरी हीप का मतलब हीप के बाद में एक हीप ढेरों के ढेर वहाँ पर लगे हुए हैं। द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस breathing mourn, the swallow twittering from the straw belt sad, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग के समय में चलने वाली ठंडी हवा, ये मॉर्न मतलब मॉर्निंग है, तो जो मॉर्निंग के समय में जो चलने वाली ठंडी हवा है, ब्रीज का मतलब जो अच्छी हवा, जो हमें अच्छा लगे, वो हवा के लिए यहाँ पर ब्रीज वर्ड यूज है। कि मॉर्निंग के समय में जो चलने वाली ठंडी हवा है, कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग, जो बहुत ज़्यादा सुकून दे रही, इंसेंस जिसमें हल्की सी इंसेंस खुशबू भी हो, जो सुबह के समय में जो ठंडी हवा चलती है उसमें खुशबू भी होती है हल्की सी। द शिल ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबल सैड, और यहाँ पर श्लोक का मतलब है वर्ड्स, ठीक है। और जो पक्षी हैं ट्विटरिंग, चहचहा रहे हैं, फ्रॉम द स्ट्रबल, उनके थोड़े तिनकों से बने हुए घोंसलों से, जो उन्होंने बनाए अपने लिए, उनसे वो भी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। द कॉक्सल ड्रैकलेरियन, और जो मुर्गा सुबह उठ के जो बांग देता है, जो तीखी आवाज़ निकालता है, और द क्विकिंग हॉर्न, और हो सकता है दूर से भी कुछ हॉर्न जैसा सुनाई दे रहा हो। नो मोर सेल राइज दैम, कोई भी इनमें से, चाहे सुबह की ठंडी हवा चलती हो, चाहे पक्षियों की चहचहाट हो, चाहे मुर्गे की बांग हो, चाहे कोई दूर से सुनने वाली कोई आवाज़ हो, इको वैसे एक ऐसे से हम किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ से अगर हम ज़ोर से बोलते हैं तो वही साउंड हमें ऐसा लग रहा है कि हमने दोबारा उसको बोल दिया, वो घाटी आवाज़ निकालती है, तो ये कहते हैं इको बोलते हैं इसको। तो ये इनमें से कोई भी हवा या आवाज़ उनको उनके बिस्तर से नहीं उठा सकती। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग अर्थ सेल बर्न, देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट को अपील भी करती है, ये एक तरह से हार्ट टचिंग इसको हमें बोल सकते हैं एक तरह से, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ सेल बर्न, फॉर देम, अब उनके लिए नो मोर कुछ भी, ब्लेजिंग हर्थ का मतलब है चूल्हा, कि अब उनके लिए कोई भी चूल्हा
नहीं जलेगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो व्यस्त रहने वाली जो उनकी वाइफ है कभी भी शाम के समय उनका इंतज़ार नहीं करेगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिप्स देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द इनविड किस टू शेयर। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है ना तो वो वाइफ उनकी केयर करेंगी शाम को, जब आती है तो अपने हस्बैंड के लिए पानी देना और इस तरह से जो अदर अदर वो काम करती थी वो अब क्यों करेंगी, क्योंकि उनको पता है जब उनकी डेथ हो चुकी है। नो चिल्ड्रन रन टू लिव देयर सायर्स, और कोई भी बच्चा दौड़ता हुआ उनकी गोदी में नहीं जाएगा जब वो, शायर का मतलब है वो जो पूर्वज हैं, जो उनके फादर हैं, शायर का मतलब यहाँ उनके बच्चों के जो फादर हैं, अगर जब वो खेत से लौटेंगे तो वो उनकी गोदी में भी अब नहीं जाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं वो, और क्लाइम और उनके घुटनों तक नहीं चढ़ेंगे। और जब उनमें से किसी एक बच्चे को अगर किस दी तो दूसरा जलन से उस केस को और चाहिए, कह के भाई मुझे भी चाहिए, इस बात की ईर्ष्या भी उनमें नहीं होगी। कहने का मतलब है जब उनकी डेथ होगी तो वो डेथ से कभी उठेंगे नहीं, इस बात को भी उनके पूर्वज, उनके जो फैमिली जन है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ हम इस स्टैंजा की फिर से स्टडी करते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ, उनके लिए कोई झूला नहीं जलेगा, ना ही कोई उनकी वाइफ शाम के समय उनके आने का इंतज़ार करेगी, और ना ही कोई बच्चा दौड़कर उनकी गोद में जाने की कोशिश करेगा, और ना ही जब अगर कोई बच्चा उनके घुटनों तक चढ़ भी जाता है तो उनमें से किसी को एक को किस कर दिया तो दूसरा भी ईर्ष्या से किस की मांग भी नहीं करेगा। तो ये पोएम थी आपकी, और इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर है वो अदर वीडियो लेक्चर्स में जो स्टैंजा है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, ब्रेक कर करके पढ़ते हैं, तब जाके हमको ये पोएम अच्छी समझ में आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।